हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 37 है। इससे पहले हम 36 क्लास से कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 2 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? तो किस संगठन ने? आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? तो ये है आर्य समाज। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, कब की है और कहाँ की है? ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कब की है? तो ये की है 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, 1875 में बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इन्होंने एक नारा भी दिया था। तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की और लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, यह इनकी प्रसिद्ध कृति है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। फिर हम ऑप्शन में बात करें सत्यशोधक समाज की। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। और कहाँ पर की थी और कब की थी? तो ये की थी 1873 में महाराष्ट्र पुणे में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी यह इनकी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। ओके, फिर हम बात करें ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ये की थी 1828 में कलकत्ता में। ठीक है, 1828 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुबाहिदीन यह इनकी पुस्तक है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की। ठीक है ना, तोहफत उल मुबाहिदीन। और फिर इनकी अखबार की बात करें तो इनका अखबार कौन सा है राजा राम मोहन रॉय का? तो इनका अखबार है मिरात उल अखबार। ठीक है, यह इनकी अखबार है मिरात उल अखबार। ओके, फिर अब हम बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1867 में मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई, बम्बई, बॉम्बे इन नामों से जिसे जाना जाता है। तो इन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस समाज की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ की। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और इसे याद अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त या भानुगुप्त? तो जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है, तो ये किसने करवाया था? तो यह करवाया था पुष्यगुप्त ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पुष्यगुप्त ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ओके, फिर बात करें ऑप्शन में, तो स्कंदगुप्त, तो यह गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, गुप्त वंश का शासक था और इसने विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर हम बात करें चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त 3 प्रकार के चंद्रगुप्त हैं, यानी कि 3 चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त 3 है, कौन कौन से? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का शासक था, और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यह भी गुप्त वंश के शासक थे। तो इस प्रकार 3 चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। फिर बात करें भानुगुप्त, तो भानुगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था। ओके, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 51A, 52, 14 या 54B? तो ये कहता है अनुच्छेद 51A आ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। ओके, नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में संयुक्त उपांग होता है, तो ये तो सही है। फिर है, इनमें संयुक्त नेत्र होते हैं, तो ये गलत है। फिर है, ये पृथ्वी पर सभी प्राणियों में सबसे अधिक संख्या में है, तो ये भी सही है। फिर है, सभी आर्थ्रोपोडा में प्रजनन की विधि कायिक है, तो ये गलत है। तो यहाँ सही होगा ए और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल ए और सी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रणनीति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निरक्षरता के उन्मूलन के लिए अपनाई गई? पूर्ण साक्षरता अभियान, सर्वा शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना या वैकल्पिक और नवीन शिक्षा? तो इनमें से कौन सी मुख्य रणनीति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निरक्षरता के उन्मूलन के लिए अपनाई गई? तो यह अपनाई गई पूर्ण साक्षरता अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने पूरा करवाया था? जीनत महल, माँ चूचक बेगम, रहमत बानो बेगम या बीगा बेगम? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण पूरा करवाया था बीगा बेगम ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बीगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण पूरा करवाया था। हम बात करें हुमायूं ये कौन था? तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था, ठीक है, बाबर का बेटा था। और हुमायूं के युद्धों की बात करें तो हुमायूं ने कौन से युद्ध किए? तो जो इम्पोर्टेंट है, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध तो ये किया था 1555 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट युद्ध है हुमायूं के और आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र भारत के किस भौतिक प्रदेश में संबंधित है? तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या हिमालय पर्वत? तो पाटलिपुत्र भारत के हिमालय पर्वत, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी, तो ये कथन गलत है।
फिर है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था, तो ये सही है। फिर है मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे, तो ये भी गलत है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए केवल 2 इज द राइट आंसर। ओके, कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकेडमी के पुरस्कार के लिए नहीं जाना जाता है, माना जाता है? मणिपुरी, बिलासिनी नाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक? तो इनमें से किस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकेडमी के पुरस्कार के लिए नहीं माना जाता है? तो ये है बिलासिनी नाट्यम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर हम बात करें कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से 3 यहाँ पर दिए गए हैं। मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा और कौन से शास्त्रीय नृत्य? तो ये है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा का है। ठीक है, फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम, तो ये है केरल का। और कथकली, तो ये भी है केरल का। ठीक है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर इसके बाद है सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया ये है असम का। तो इस प्रकार ये 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पोर्टो नोवो के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी? हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, आलमगीर द्वितीय या गोपाल नायक? तो पोर्टो नोवो के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये थी हैदर अली। राइट आंसर ऑप्शन ए हैदर अली। ओके, नेक्स्ट है, कार्ड डेट्स में नोटो कार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कार्ड डेट्स में नोटो कार्ड का प्राथमिक कार्य है सहारा। राइट आंसर ऑप्शन बी सहारा। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी रासलीला का निर्माण किसने किया था? बिरजू महाराज, सिद्धेंद्र योगी, ऋषि भरत या महाराजा भाग्य चंद्र? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय मणिपुरी, ठीक है, रासलीला का निर्माण यह किया था महाराजा भाग्य चंद्र ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर अब हम बात करें बिरजू महाराज, ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं कथक से। ठीक है, और सिद्धेंद्र योगी, तो ये जुड़े हैं कुचिपुड़ी नृत्य से, कुचिपुड़ी नृत्य से। और ऋषि भरत, तो ये है नाट्य शास्त्र लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ऋषि भरत को। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किस मशहूर बॉलीवुड स्टार की नियुक्ति की घोषणा की थी? पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, पंकज कुमार या आयुष्मान खुराना? तो ये की थी आयुष्मान खुराना की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन किस प्रकार की चट्टानों में ही संरक्षित होते हैं? कायंत्रित चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानें? तो जीवाश्म से प्राप्त ईंधन या किस प्रकार के चट्टान संरक्षित होते हैं? तो ये होते अवसादी चट्टानें। राइट आंसर ऑप्शन डी अवसादी चट्टानें। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। तो इनमें से असंतुलित रासायनिक समीकरण का चयन, तो ये है 6HClO4 प्लस P4O10, 4S3PO4 या 6Cl2O7? राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? पेंटिंग इन द कांगड़ा वैली, अजंता, द पेटेंट वर्ड ऑफ द वारलीज या इंडियन आर्ट? तो यशोधरा डालमिया यह किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? तो ये है
द पेटेंट बर्ड ऑफ द बार्लीज की। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में नागर विमानन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार भल्ला, राजीव गौबा, विक्रम देवदत्त, प्रमोद कुमार मिश्रा। तो फरवरी 2023 में नागर विमानन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था विक्रम देव दत्त को। राइट आंसर ऑप्शन सी, विक्रम देव दत्त। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषयों में शामिल नहीं है? स्वास्थ्य @75, विचार @75, कार्यवाही @75 या संकल्प @75। तो इनमें से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषय में शामिल नहीं है वो है स्वास्थ्य @75। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, 2022 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, फ्रांस या कतर। तो 2022 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी ये की थी कतर ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, कतर। नेक्स्ट है, द्वितीय शताब्दी के आरंभ में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को तात, सुशिर, अवनाद और घन में वर्गीकृत करने की प्रणाली किसने समझाई? भरत मुनि, भैरव, संगदेव या स्वामी हरिदास। तो यह समझाई है भरत मुनि ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, भरत मुनि। ओके, नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है नौकरी पेशा लोगों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा का प्रकार। तो ये गलत है। फिर है केवल उच्च आय वाले लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवा। तो ये भी गलत है। फिर है अधिकांश सूक्ष्म वित्त पोषण संचालन विकासशील देशों में होते हैं। तो ये सही है। फिर है जंबो ऋण प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बारे में अधिकांश सूक्ष्म वित्त पोषण संचालन विकासशील देशों में होते हैं, ये कथन सत्य है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 115, 120, 105 या 111। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 111 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1964, 1972, 1968 या 1980। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था 1968 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में महान्यायवादी की नियुक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित? अनुच्छेद 74, 80, 76 या 81। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्य संबंधित वो है अनुच्छेद 76। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। ओके, नेक्स्ट है, बैबर या दहिया नाम से जानी जाने वाली काट एवं दाह कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बेबर या दहिया नाम से जानी जाने वाली काट एवं दाह कृषि, ठीक है, यह संबंधित है मध्य प्रदेश में प्रचलित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।